हेलो दोस्तों, द एडी एग्जाम में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जेडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। मैथ का पूरा सेट रहेगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए अपने उन सभी साथियों के साथ जो एसएससी जीडी के एग्जाम देना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 4 अंकों की एक संख्या 46 3/7 से विभाज्य है तो बाई का मान कितना है। तो विभाज्यता के नियम पर आधारित है पहला ही सवाल आपका। तो सवाल हम देख लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है कि 4 अंकों कितने से भाग देना है, 7 से। बहुत ही आप आसानी से कर सकते हैं। आप ये संख्या जो है 463 किससे भाग देना है, 7 से। आप चेक कर लीजिए, देखो 7 6 42, कितना बचेगा 4, 3 आ जाएगा। 7 6 42, फिर से कितना बचेगा 1। अब कितना उतारेंगे आप भाई, अब आपको पता है अब 7 के साथ 1 की दाई के साथ कौन सा अंक होगा, 7 दूनी 14। इसका कंफर्म है कि इसका मतलब अगर बाई के स्थान पर 4 होगा तो यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपके लिए, ये रहा। देखिए सेकंड नंबर सवाल है, इसको आप करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए वजन कम तौल रहा है, अगर वजन कम तौलेगा तो उसे प्रॉफिट होगा। तो आप देखिए 25% लाभ, आप पहले से जानते हैं कि 25% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4। मतलब क्या है कि अगर कोई 4 रुपए की वस्तु है तो आप उसे कितने में बेच दे रहे हैं, 5 में। पहली कंडीशन होगी। दूसरे में क्या है, बेईमान दुकानदार है, वो कितना लाभ कम, कितना कम वजन तोल रहा है, 30% कम तोलता है। 30% का मतलब है अगर आप किसी व्यक्ति से 1 किलोग्राम वजन लेने जाओगे तो वो आपको 700 ग्राम ही तोलता है। मतलब पैसे आपसे 1 किलोग्राम के ले लेगा और आपको वस्तु कितनी देगा, केवल 700 ग्राम। तो उसको प्रॉफिट होगा। तो उल्टा यूज होगा, मतलब आपसे पैसे उसने ले लिए कितने, 1000 ग्राम के, और बेच दिया पूरा आपको कितना, 700 ग्राम। बेचा कि नहीं, मतलब पैसे इतने वसूले, 700 की चीज 1000 पे दे दी। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखेंगे 7 चौका 28 और 10 पंचे 50, मतलब 28 से कितना 50। तो प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाइए पता कर लीजिए, कितना प्रॉफिट कमाया 22 का। कितने पर, 28 पर। प्रतिशत बनाने के लिए कितने का गुणा, 100 का। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 गुणे 22 कितना हो जाएगा 550/7। इसे सॉल्व कर लीजिए, 7 7 अट्ठे 56, 7 पॉइंट समथिंग, तो 7.57 ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बेईमान दुकानदार वाले सवालों को आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला है, यदि 128 का 25/8% x है तो x का मान ज्ञात तो कीजिए। आप ट्राई करिए सवाल को कैसे लगाना है। 128 का 25/8% कितना है, x का मान पता करना है। तो बताइए 128 का मतलब क्या होता है, गुणा। तो कितना लिख लेंगे आप, 128 गुणा 25/8 कितना हो जाएगा, 25/8। प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में 100 आ जाता है, तो प्रतिशत का ये भाग में कितना 100 बराबर में कितना x। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर देखो 25 चौको 100 हो गया। 4 से इसे काट लेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 8 से इसे काट देंगे, 8 चौको 32। तो कितना आंसर आ जाएगा, 4। ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो ये सेशन शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल है, 12,000 रुपए की राशि पर 16% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए
जो चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित है उसका चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है एक ऐसी राशि जिस पर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो वो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि दर कितनी है? 16%। ब्याज वार्षिक दर कितनी है? 3 महीने का ब्याज मुझे चाहिए। कितने महीने का ब्याज चाहिए? 3 महीने का। तो मुझे फिर 3 महीने की दर बनानी पड़ेगी। आप बताओ ये 16% कैसी दर है? वार्षिक। अब बताइए वार्षिक मतलब 12 माह की, तो आप बताओ 12 माह की दर कितनी है? 16%। हमें कितने माह की दर चाहिए? 3%। तो 4 का डिवाइड करा दे दोनों में। जैसे ही आप 4 का भाग दे देंगे तो आप देखो 4 तिया 12, तो 3 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 4%। इसका मतलब है कि जो हमारा सवाल लगेगा वो किस पर लगेगा? 4% पर। ठीक है, अब समझे कि 3 महीने का ब्याज बताना, वो भी कैसा? चक्रवृद्धि। अब बताओ 3 महीने का जो ब्याज होगा वो साधारण ही ब्याज होगा। अगर 1 साल बाद पैसा हमसे ब्याज पूछा जाता तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता, ब्याज पर ब्याज। अभी कैसा रहेगा? केवल साधारण ब्याज। तो अब बताइए 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए का कितना ब्याज मिल पाएगा? केवल 4%। तो अब 12,000 का सीधा सा 4% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12 चौको 48, 480 रुपए। कितना हो जाएगा? 12 चौको 48, 480 रुपए। अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल है, यदि रमेश विक्रम से 4 वर्षों के लिए 7.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार लेता है, यदि रमेश को भुगतान किए जाने वाला कुल ब्याज 18,600 रुपए है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि रमेश जो एक राशि उधार लेता है, दर समय कितना है? 4 वर्ष, दर कितनी है? 7.5% और ब्याज के रूप में कितना पैसा चुकाता है? 18,600। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज का अगर कोई भी सवाल है, साधारण ब्याज का अगर कोई भी सवाल है जिसमें अगर मूल राशि पूछी जाए या मूलधन पूछा जाए, तो ऐसे केस में हमेशा जो प्रिंसिपल आप मानेंगे वो हमेशा कितना मानेंगे? 100। प्रिंसिपल हमेशा कितना मानेंगे? 100। और जब भी प्रिंसिपल मतलब मूलधन अगर 100 माना जाता है, मूलधन कितना माना जाता है? 100। अगर मूलधन 100 माना जाता है तो आपका जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा होता है दर गुणा समय, हमेशा होगा। अगर आप मूलधन 100 मानेंगे साधारण ब्याज के सवाल में, तो आपका साधारण ब्याज हमेशा कितना होगा? दर गुणा समय। तो यहां पर आप बताइए साधारण ब्याज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, दर गुणा समय करके। आप बताइए समय कितना है आपका? 4, दर कितनी है? 7.4 रख दीजिए, आपका साधारण ब्याज आपको पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुणे 7.4। आप अगर इसे चेक कर पा रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 30। इसका मतलब टोटल आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 30। और आप बताइए साधारण ब्याज मिला आपको 30 है, सवाल में कितना है आपका? 18,600। बताइए अगर 18 तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 30 की वैल्यू कितनी है? 18,600। 1 0 से 0 काट ले, 3 से भी भाग दे दे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 18, 3 दूनी 6, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 620। बताइए हमसे क्या पूछा गया? मूलधन। मूलधन कितना है? 100। गुणा करा देंगे 620 में, आपका मूलधन आ जाएगा कितना? 620 डबल 0 मतलब 62,000। इसका मतलब क्या है? रमेश ने विक्रम से कितना पैसा उधार ले रखा था? 62,000। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है? इसमें आपसे एक संख्या पूछेगी, ये सह अभाज्य। क्या पूछा गया आपसे? सह अभाज्य। बताइए कौन सी संख्या सह अभाज्य होती है? देखिए हम आपको बताते हैं। सह अभाज्य, सह अभाज्य को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य कैसी संख्या होती है? को प्राइम नंबर। सह अभाज्य पता कैसे किया जाता है? जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मासा कितना होता है? 1। सहअभाज्य की कंडीशन होती है कि जो सहअभाज्य संख्याएं होंगी उनका मासा कितना होगा? 1। या आप कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वो संख्याएं कैसी होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए दोस्तों ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं कौन सा है। अब बताओ
21 और 42 कितना 21 कॉमन, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 36 और 35 कितना कॉमन है 3, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 9 और 63 कितना कॉमन है 9, तो ये भी नहीं होगा। तो यही बचा एक आंसर 11 और 21, क्योंकि इनका मासा कितना है 1। अगर मासा 1 है तो हमारा वे सॉरी मासा अगर 1 है तो ये संख्या कैसी हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रहा है? अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जो एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 28 मीटर और 25 मीटर है। एक वृत्ताकार ट्रैक है जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं कितनी दी गई हैं, 28 मीटर और 25 मीटर। ट्रैक को समतल करने के लिए 28 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा होगा, का मतलब खर्चा पूछा गया है। और यहाँ पर पाई की वैल्यू शायद आपको गिवन है, कितनी है 22/7। तो आइए देखते हैं। जैसे खर्चा मतलब ट्रैक, आपने देखा होगा, आप एसएससी जीडी है तो आप दौड़ लगाने जाते होंगे, तो ग्राउंड में ऐसे एक सर्कल बना होता है जिस पर आप रनिंग करते हैं। फिर से थोड़ा सही बना लेते हैं। देखो, ग्राउंड में आप रनिंग करते हैं तो वो रनिंग ट्रैक होता है, उसको कैसा करना है, यहाँ पर समतल करना है। अब बताइए, जैसे मान लो ये एक बड़ा वृत्त है, इसके ही अंदर मैंने एक ऐसे छोटा वृत्त बना दिया, तो दो त्रिज्याएं गिवन है, एक हमें ये त्रिज्या पता चल जाएगी और एक ये बड़ी वाली त्रिज्या। ठीक है, तो आगे देख करते हैं। जैसे बाहरी त्रिज्या मतलब ये वाली त्रिज्या कितनी है हमारे पास 28, ये त्रिज्या हमारे पास कितनी है 28, और ये वाली त्रिज्या हमारे पास कितनी है 25। अब हमें पता करना है ये इस क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल पता करना है। अब बताओ, इसी क्षेत्रफल को समतल करना है कि नहीं? अगर आप भी बताओ, इस क्षेत्रफल को आप समतल करेंगे तो पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास दो वृत्त हो गए, एक ये बड़ा वृत्त, एक छोटा वृत्त। अगर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो इस समतल करने वाला जो ट्रैक होगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उसी क्षेत्रफल में आप कितने का गुणा कराना पड़ेगा 28। जैसे ही आप 28 का गुणा कराएंगे, टोटल जो खर्चा होने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर। कितना होता है पाई r स्क्वायर। अब बताइए, अगर यहाँ दो वृत्त हैं तो एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। दोनों को घटाने के बाद हमें क्या बन जाएगा, ट्रैक का क्षेत्रफल। तो घटा देंगे, पाई कॉमन ले लें, दोनों से पाई कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 28 का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वर्गांतर है तो वर्गांतर कैसे सॉल्व किया जाता है, एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो पहले आप इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये टोटल क्षेत्रफल आ गया आपका, आ गया। अब आपको पता करना है कितनी लागत आई। आप बताइए, ये इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा जिसकी कॉस्ट कितनी है 28 रुपए। मतलब अगर 1 वर्ग मीटर होता तो आपको 28 रुपए देने पड़ते, अगर 2 वर्ग मीटर होता तो कितना देना पड़ता, 28 दूनी 56। अब ये इतना एरिया है तो इसमें अगर आप 28 का गुणा करा देंगे तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। तो आप इसमें 28 का गुणा करा दीजिए, आपका टोटल खर्चा भी आ जाएगा। देखो 7 चौको 28 हो गया, गुणा करा लेंगे। देखो 53 दूनी 106, सॉरी 53 और 53 गुणे 12 कर, 53 यहां से हटा लो, एक आप ऐसे कर लो। देखो 53 11 कर लिया, 2 यहां कर लेंगे तो 53 दूनी 106 और 4 तिया 12, 12 का गुणा करा लो पहले। कितना हो जाएगा 12 छंग 72 और 12 एकम 12, कितना बचा 11 का गुणा कराना है। तो आप जानते 11 का मल्टीप्लाई कितना आसान होता है, एक तो ये 2, 7 और 2 9, फिर 7 और 2 9, 2 और 1 3 और ये 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 13,992। कितना खर्चा होगा टोटल 13,992, ये आपका आंसर रहा 13,992। और आपका जो ट्रैक होगा वो कैसा हो जाएगा समतल। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार है, वो कितना छूट देता है
20% की छूट देता है और इस पर 10% लाभ प्राप्त करता है। लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब कोई दुकानदार, हमेशा याद रखेंगे ऐसा जब भी सवाल आए, जब कोई दुकानदार डिस्काउंट दे और प्रॉफिट भी कमाए तो आप डायरेक्ट क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। बिल्कुल एकदम से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है देखो, सीपी और एमआरपी, सीपी और एमआरपी इनका डायरेक्ट रेशियो क्या होता है? जो सीपी होता है रेशियो में ये हमेशा क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट %, फिर रेशियो लगाएंगे और एमआरपी जो होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट %। अगर लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस %। तो डायरेक्ट रेशियो, अब बताइए कितना डिस्काउंट है 20 का, तो 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 80। कितना प्रॉफिट हो रहा है 10 का, 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 0 से काट देंगे तो 8:11, ये आपका आंसर रहा। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात डायरेक्ट, कोई भी सवाल हो जिसमें सीपी और एमआरपी का अगर रेशियो पूछा जा रहा है, इस टाइप का सवाल है, तो आप इस तरीके से जल्दी भी आंसर कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को क्रमशः एक्स 30 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 6 दिनों तक एक साथ कार्य किया। शेष कार्य ए द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया गया, तो एक्स का मान ज्ञात तो कीजिए। मतलब क्या है कि एक्स का दिन हमें पता नहीं है। ये क्या हो गया कि बी और सी ने कार्य किया, तो बी और सी ने कितने दिन किया, कुछ दिन कार्य किया, 6 दिन। इसके बाद बचा हुआ कार्य किसने किया, ए ने, तो हम एक साथ लिख लेते हैं सभी को। अब जब तक ए का दिन पता करना है तो हमें ए की क्या पता करनी पड़ेगी, क्षमता। ए की क्षमता पता करेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। देखिए जरा, देखो ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, एक्स दिनों में। बी कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में। और सी कितने दिनों में कर सकता है, 45 दिनों में। एलसीएम लेना होता है तो दो ही संख्याएं हैं तो इन्हीं का एलसीएम ले लेते हैं। बताओ 30 और 45, एलसीएम कितना हो जाएगा 90। और जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। अब हमें क्या पता करना है, क्षमताएं पता। अब बताओ जैसे बी है 30 दिनों में 90 कार्य करता है, तो 30 दिया 90, इसका मतलब बी एक दिन में कितना कार्य करता होगा, 3। जो एक दिन का कार्य होता है या 1 मिनट का कार्य होता है वो क्या होती है, उस व्यक्ति की क्षमता। अब 45 दिन में कितना कार्य करता है, 90, तो 45 दूनी तो एक दिन में कितना करता होगा, 2। हो गया, क्षमता निकाली मैंने। अगर एक ही क्षमता पता चल जाए तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। बस एक ही हमें क्षमता पता करनी। फिर क्या क्या गया बताओ, बी और सी ने कितने दिनों तक कार्य किया, एक साथ 6 दिनों तक। अब बताओ बी की क्षमता 3 है, सी की 2 है, तो ये दोनों एक दिन में कितना कार्य कर पाएंगे, 5। एक दिन में कितना कार्य कर पाएंगे, 5। और इन्होंने कितने दिन किया है, 6 दिन। तो ये 6 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 5 छक्का 30। 6 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 30। अब बताइए 6 दिनों में 30 कर लिया, कार्य था 90, अब 30 घटाएंगे तो कार्य बचा कितना, 60। यही बचा हुआ कार्य किसने किया है, ए ने। कितने दिनों में, 12 दिनों में। अब बताओ यही बचा हुआ कार्य ए ने कितने दिनों में किया है, 12, तो 12 का भाग लगा दे। जैसे आप 12 का भाग लगाएंगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 12 पंचे 60। मतलब ए की क्षमता कितनी है, एक दिन की 60, 5। ए की क्षमता आ गई एक दिन की 5। अब बताओ एक्स का मान, मतलब ए कितने दिनों में करता है, आप 90 में 5 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर तो कितना आ जाएगा, 18। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका फिर 18। मतलब ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 18 दिनों में। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है। मतलब एक दुकानदार है, वो कह रहा है कि हम अपनी दुकान पर आप हमारे आएंगे तो हम आपको 3 योजनाएं देंगे। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी योजना न्यूनतम छूट देती है। मतलब ये 3 उसने योजनाएं दी हैं आपको। अगर आप उस दुकान पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसने क्या कहता है, इस 3 प्रकार के मैं आपको डिस्काउंट देता हूं और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसी योजना है जिसमें आपको सबसे कम छूट मिलती है। तो डिस्काउंट परसेंट पता कर लेते हैं। पहला क्या लिखा है, 24 और 27% की 2 क्रमिक छूट है। कैसी क्रमिक मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो ए का पहले पता कर लेते हैं, ए कितने प्रकार का डिस्काउंट बनेगा। जब क्रमिक डिस्काउंट होता है तो हम ए और बी का रूल लगा सकते हैं। तो आप लगा लीजिए डिस्काउंट। देखो पहले 24,
फिर कितना 27 और माइनस है माइनस बी प्लस माइनस में क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 गुणा 27/100। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कितना हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 51 प्लस इसे एक सॉल्व करिएगा 24 सत्ते 168 हासिल में कितना 16 24 दूनी 48 48 और 16 कितना होता है 64 दो अंकों बाद दशमलव तो ये कितना हो जाएगा 6.48 51 में 6.48 कम कर लेंगे 6 कम करेंगे 51 में 45 और कम कर देंगे तो 44.52%। तो कितना यहां पर आ जाएगा 42.52% 44.52 मतलब ए जो है इसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल रहा है 44.52% का ए में। अब हम किस में पता करेंगे बी में कितना डिस्काउंट मिल रहा है किसमें पता करेंगे बी में तो बी क्या है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए मतलब जो आपको मुफ्त मिलती है वही वस्तु है उन्हीं पर तो डिस्काउंट होगा। बताओ मुफ्त कितनी है आपकी 3 खरीदी कितनी थी आपने 5 आप बताओ आपने खरीदी 5 मुफ्त में 3 मिल गई तो इसका मतलब वस्तुएं आप लेकर कितनी आ रहे हो 8 में आपको 3 मुफ्त मिली है तो बताओ 3 मुफ्त है कितने में 8 में प्रतिशत बनाओगे 100 का गुणा तो ये 3/8 कितना होता है 37.5%। इसका मतलब बी में जो डिस्काउंट है वो कितना है आपका 37.5%। कौन सा डिस्काउंट रह गया सी का डिस्काउंट और पता करते हैं देखिए सी डिस्काउंट कितना मिलेगा सी में क्या लिखा है 6 खरीदे और 10 प्राप्त करें कितनी खरीदे 6 खरीदे 10 प्राप्त करें मतलब 4 फ्री। अगर आप 6 वस्तुएं खरीदोगे 10 प्राप्त करोगे तो फ्री वस्तुएं कितनी हुई 4। तो अब बताओ इसमें 4 फ्री है कितने में से 10 में से प्रतिशत बनाने के लिए किसका गुणा 100 का गुणा आप बताइए 10 चौको 40 तो सी में कितना डिस्काउंट हो जाएगा आपका 40%। हमें क्या बताना था ऐसी योजना बतानी है जिसमें डिस्काउंट परसेंट सबसे कम हो। देखो एक डिस्काउंट कितना आया था हमारा 44.52% दूसरा 37.5 और तीसरा कितना 40 तो सबसे कम डिस्काउंट कौन सा ये 37.5 मतलब बी वाला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों में सावधानी से ही सॉल्व करेंगे जल्दबाजी में ये सवाल आप गलत भी कर सकते हैं ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि 12.96 और 0.16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों आपको मध्यानुपाती। अभी हमने सिखाया था पिछली क्लास में मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है रूट ए बी बताया था मैंने फॉर्मूला भी लिखा था कि जो मध्यानुपाती होता है या मीन प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है रूट ए बी मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराकर क्या ले लीजिए रूट। तो मध्यानुपाती डायरेक्ट लिख लेते हैं तो कितना आंसर हो जाएगा रूट ए बी ए कितना है 12.36 गुणा 0.14। अब बताइए 1296 कितने का वर्ग होता है 36 का तो कितना बार आ जाएगा 36। अब आप देख लीजिए जैसे दशमलव या 2 अंक बाद है तो रूट के बाहर आएगा तो दशमलव कितना अंक रह जाएगा 1 गुणा 16 किसका वर्ग होता है 4 का यहां भी 1 तो 36 चौको 144 2 अंक बाद दशमलव तो कितना आंसर आ जाएगा 1.44। ये आपका रहा मध्यानुपाती तो आंसर कितना हो जाएगा ये ऑप्शन है आपका 1.44। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक बस दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा में 60% की यात्रा मतलब जो यात्रा उसका कितना 60% 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और अपनी यात्रा का शेष भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो संपूर्ण विचाराधीन यात्रा के दौरान बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल देखिए औसत चाल बताइए क्या होता है औसत चाल क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए एक आपने पढ़ा होगा कि जो औसत चाल होती है औसत चाल क्या होती है आपने एक पढ़ रखा होगा 2xy अपॉन x प्लस y। ये कब लगाया जाता है जब दूरी कैसी हो समान। मतलब ऐसा होता है कि आप दिल्ली से कानपुर जाएं और फिर कानपुर से दिल्ली वापस आएं अगर दूरियां समान हैं तो आप ये फॉर्मूला औसत चाल का लगा सकते हैं। अगर दूरी समान नहीं है
तो औसत चाल क्या होती है फिर? अगर दूरी समान ना हो तो जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है आंसर आपका फिर? कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी फिर? कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड सीधा लिख लेते हैं हम लोग, कुल दूरी बटे कुल समय, हिंदी में ही कुल समय। ये आपकी क्या हो जाएगी? कुल स्पीड, एवरेज स्पीड। तो अब बताओ कुल दूरी और कुल समय, तो यहां पर आपको दूरी माननी पड़ेगी। दूरी माननी पड़ेगी कि नहीं? अगर आप दूरी मानेंगे, अब बताओ 60% है तो हम टोटल दूरी 100 किलोमीटर मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? 100 किलोमीटर। मान लो यहां से यहां तक आपको जाना है तो ये टोटल दूरी 100 है। अब इसका 60% मतलब 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर आपकी गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक। आगे बचा कितना? 40 किलोमीटर। इसमें आपकी गति कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है कि नहीं बताइए? तो औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी, टोटल दूरी कितनी है? 100। कुल समय, समय अब बताओ 60 किलोमीटर 7 की गति से जाओगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो 60 एकम 60, तो यहाँ कितना घंटा लगेगा? 1। यहाँ 40 बटे 70 तो भाग दोगे, यहाँ कितना समय लगेगा? 4 बटे 7। ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड, आ जाएगी। इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? ऊपर है अभी 100 और सॉल्व करेंगे 7 एकम 7 4 11 बटे 7। बटे वाला 7 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा कितना? 700। 700 में 11 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 700 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो और आंसर सॉल्व करेंगे तो 11 छिक्का 66। देखो सॉल्व करने पर कितना आंसर आता है? 11 छिक्का 66, कितना बचा? 4। 11 तिया 33, कितना बचा? 7। तो 63 सही 7 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर है। तो लगभग कितना आ जाएगा? 64%। लगभग कितना हो जाएगा? 64%। क्लियर है दोस्तों? देखो आप हमेशा याद रखेंगे जब भी औसत चाल है, अगर औसत चाल ये फॉर्मूला आप लगाते हैं, कब लगाएंगे? जब आप दोनों कंडीशंस में समान दूरी तय करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? 2x अपॉन x प्लस वाई। अगर आपकी चाल और अगर आपकी दूरी अलग अलग है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। हमेशा इसे ही फॉलो करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक निश्चित राशि पर 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज का क्या दिया गया? अंतर। अभी मैंने बताया अगर आपसे राशि पूछी जाए तो राशि हमेशा हम कितना मानेंगे? 100। तो मूलधन हमेशा कितना मानेंगे? 100। जब भी मूलधन 100 माना जाता है तो साधारण ब्याज क्या होता है? दर गुणा समय। क्या होता है? दर गुणा समय। अब बताओ एक 7 वर्ष है और एक 8 वर्ष है, एक 7 वर्ष है और एक 8 वर्ष है। दर यहाँ भी 10 है, यहाँ भी दर। बताओ तो यहाँ पर 10 सत्ते 70 ब्याज मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा? 80। तो कितने का अंतर आ जाएगा? 10 रुपए का। कितने का ब्याज का अंतर आएगा? 10। क्योंकि हमने आपको बताया है अभी कि अगर साधारण ब्याज में मूलधन 100 मानते हैं तो साधारण ब्याज हमेशा कितना होता है? दर गुणा समय। ये आपको याद कर लेना है, रट लेना है बिल्कुल। ठीक है? आप बताओ डायरेक्ट भी अंतर कर सकते थे आप। 7 और 8 1 साल का अंतर है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10%। तो वही आपका आंसर हो जाता। अब बताओ 10 साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया गया? 57। अभी बताओ 10 का मान कितना है? 57। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 570। बताओ होगा कि नहीं? तो 100 का मान 110 लग जाएगा, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 570। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 27 गुणे 50 गुणे 25 गुणे 5 ब्रैकेट 15 माइनस 14 प्लस 800 डिवाइड बाई 25। ये सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिख लेते हैं थोड़ा। 27 गुणा 50 हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर कोई निशान नहीं, ये यहां पर भाग होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए? डिवाइड लगा लीजिए आप। कितना? 25 इंटू
5 क्या हो जाएगा 15 माइनस 14 और प्लस 800/25 ये है, ये सही रहेगा। अब देखो 25 से भाग दोगे तो 25 दूनी 50, 27 दूनी 54 गुणा 15 में से 14 जाएगा 1 तो 5 एकम 5 प्लस 25 से भाग दोगे इसमें 25 तिया 75 कितना हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, 27 पंचे 270 और प्लस का 32, टोटल कितना हो जाएगा 302। बॉड मास का नियम इसमें लग जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 302। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रहा होगा? समझ आ रहा है तो भाई सेशन आप लाइक कर दीजिए, आपका फर्ज बनता है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और मैथ आप सीखते रहेंगे। एसएससी जीडी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कुछ समय बाद मैं अभी इसी में यूपीएसआई का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूं मैथ का। जिन बच्चों का यूपीएसआई का एग्जाम होगा उनका मैथ का प्रैक्टिस सेट भी अभी कराया जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है। सवाल लिखा हुआ है कि 45,000 के 60% के 45% के 40% का 15% क्या होगा? हाँ तो दोस्तों क्या है देखते हैं, जैसे 45,000 गुणा 60% तो कितना हो जाएगा 60/100, आगे कितना है 45/100, सॉल्व करना होगा बस हमें और सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे कितना है 40/100, फिर आगे कितना है 15/100। वैसे तो आप जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, हम आपको तरीका बताएं। जैसे यहाँ 45 मतलब संख्या 9 से कटेगी वही आंसर होगा। ये 9 से नहीं कटता है, ये नहीं 9 से कटता है, ये नहीं कटता, ये कटता है, तो यही हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं बस। देखो 1 2 3 4 जीरो काटेंगे, 1 2 3 4 काट लिया। तो चेक करें आगे काटें, देखो 1 0 से ये 0 काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना आ गया 3। क्लियर है? अब 2 से काटेंगे ये वाला 3 कट जाएगा, 4 से काटेंगे ये कितना 25, 5 निम 45 5 25 और 5 निम 45 हो जाएगा। देखो 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 27 का वर्ग कितना होता है 729, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। संख्या 8 20 और 25 15 का चौथा अनुपात चतुर्थानुपात पूछा गया। आप बताइए चतुर्थानुपात आपको पता है ना? जैसे हमने आपको बता रखा है ए बी सी का चतुर्थानुपात क्या होता है BC/A, ये 4th रेशियो होता है। पिछली क्लास में ही सिखाया था आपको कि चतुर्थानुपात कितना होता है BC/A। तो कितना हो जाएगा चतुर्थानुपात 20 × 15/8। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा 300/8 मतलब 37.5। तो ये आपका चौथा अनुपात रहा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं का योग 25 है, उनका मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, बहुत सवाल ऐसा पूछा जाता है। जैसे आप समझो, जैसे एक संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है y, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/y। इनका क्या पूछा गया योग। आप सॉल्व करेंगे तो x y एलसीएम हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा x + y। मतलब व्युत्क्रम क्या होता है, दो संख्याओं का अगर व्युत्क्रम का योग पूछा जाता है तो फॉर्मूला क्या बन गया, दोनों संख्याओं का योग बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। आइए सवाल में चेक करते हैं क्या क्या गिवन है। सवाल में चेक कर लेते हैं क्या क्या आ जाएगा। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग, इसका मतलब एक संख्या x है दूसरी y है, इनका योग हमें कितना दिया गया 25। फिर हमें दिया गया लासा और मासा। आपने सीखा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, यही होता है। रख दीजिए वैल्यू। आप बताओ x + y कितना है, ये कितनी वैल्यू है 25। x y कितना है 3 × 105। तो सॉल्व कर लीजिए, 5 से काटें 5 × 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 5/63। ऊपर 5 बचा,
यहाँ कितना बच रहा है 63, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5/63। ये हो जाएगा इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। ऑप्शन, अच्छा सॉरी, ये लिखा हुआ देखो 5/63। अगला देखते हैं, आगे है, जब दुकानदार ने एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा, यदि उसने इसे 550 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। मतलब पहले उसने हानि पर बेचा फिर अधिक पर बेचता। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने, देखो समझ लो पहले, जैसे अगर 100 रुपए की वस्तु है, 25% की हानि पर बेचता तो कितनी की बिक जाती? 75 की बिकती की नहीं? देखो माने हुए पैसे हैं तो ओरिजिनल पैसे आप इसमें नहीं जोड़ेंगे। फिर वो कह रहा 550, मतलब 75 की बजाय 550 एक्स्ट्रा में बेच दे। कितने में एक्स्ट्रा में बेच दे? 550 रुपए, ये ओरिजिनल रुपए हैं, इतने रुपए एक्स्ट्रा में बेच दे तो उसे 30% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 30%। बताओ 30% का अगर लाभ होगा, इसका मतलब वह वस्तु 130 की बेचेगी 100 से। बताओ कितना बढ़ गया यहाँ से? 55। तो बताओ ये 55 की वैल्यू कितनी है? 550। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। हमें सीपी निकालना, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 1000। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपए। आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी वस्तु को पहले हानि पर बेचा जाए, किस पर बेचा जाए? हानि। फिर कुछ रुपए बढ़ाकर किस पर बेच दिया जाए? लाभ पर। तो लाभ और अगर हानि हो तो दोनों इस कंडीशन में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर। 25 और 30 कितना हो जाएगा? 55। 55 की वैल्यू डायरेक्ट आप लगा सकते थे, कितनी है? 550। कितनी है? 550। तो 1 की वैल्यू 10 था, 100 की वैल्यू कितनी हो जाती? 1000। आपका आंसर हो जाता। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 32 छात्रों का औसत वजन 53.25 किलोग्राम है और शेष 16 छात्रों का औसत वजन 49.5 किलोग्राम है। कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन कितना है? मतलब उस कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन आपको पता करना है। सभी छात्रों का औसत वजन आपको पता करना है। देखिए जरा, जैसे 32 छात्रों का औसत वजन आप लिख लीजिए। अभी क्लास में कितने छात्र हैं? 32। औसत कितना है? 53.25। इतना हो गया। और छात्र कितने हैं? 16। इनका औसत कितना है? 49.5। और आपसे पूरी कक्षा का पूछा गया, मतलब 48 बच्चों का औसत। आप समझिए ध्यान से, 48 बच्चों का औसत। अगर आप चाहें तो इसे गुणा कराकर निकाल सकते हैं। गुणा करा लेंगे, जोड़ के 48 का भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आप सीखने की कोशिश करें। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए, ये 16 छात्र हैं, इनका औसत इतना, इनका औसत कुछ ना कुछ ज्यादा है। अब आपको ये पता कर लेना, ये 16 छात्र जो है, इनसे ये 32 छात्र जो है, इनका वजन कितना ज्यादा है। अब बताओ 49.5 से ये कितना ज्यादा है? 3.75। मतलब एक लड़के का जो वेट ज्यादा है वो कितना ज्यादा है? 3.75। ऐसे कितने छात्र हैं? 32। तो टोटल वेट कितना ज्यादा हो गया? 32 हो गया कि नहीं? अब बताओ ये एक्स्ट्रा वेट है, ये कितने लोगों में बांटा जाएगा? टोटल 48 छात्रों में। तो 48 का भाग दे दिए, मतलब इतना औसत आपका बढ़ जाएगा। अगर 16 छात्रों का औसत 49.5 था, तो आगे अब जो छात्र होंगे उनका इतना वेट बढ़ जाएगा। 49.5 में ये ऐड कर देंगे, आपका एकदम से सभी बच्चों का औसत तो आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो 1.25 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 49.5 प्लस गुणा कराएंगे तो 2.5, तो कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे 50 और 2 52। इसका मतलब क्या होगा कि जो सभी छात्र हैं 48, उनका औसत वजन कितना है? 52 किलोग्राम। सभी छात्र 48 है, उनका औसत वजन कितना है? 52 किलोग्राम। देखिए अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। देखिए 32 छात्र हैं, 32 छात्र का औसत कितना है? 52.25। 16 छात्र हैं, इनका औसत कितना है? 49.5। सभी छात्रों का पूछा गया, तो आप क्या करेंगे? इनमें कंपैरिजन करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है दोस्तों?
अगर नहीं आ रहा तो हम अगली स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि 8 छात्र हैं, 8 छात्र का औसत 40 है। 8 छात्र का औसत कितना है? 40। फिर हमारे पास 2 छात्र हैं जिनका औसत कितना है? 20। अब मैंने आपसे पूछ लिया तो बताइए सभी 10 छात्रों का औसत कितना होगा? ये आपसे मैंने पूछा है। तो हमने क्या करना है कि अगर ये 8 छात्र जिनका औसत 40 है, 2 छात्र जिनका औसत कितना है? 20। अब नंबर्स अच्छे हैं तो आप गुणा करा के ऐसे कर लेंगे, 8 चौको 32 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, टोटल कितना हो जाएगा? 360। 360 हो जाएगा। कितने छात्र हैं? 10। 10 का आप भाग दे देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36। ऐसे हमें करना नहीं है, क्योंकि यहां जब संख्याएं कठिन होती हैं तो मल्टीप्लाई कराना मुश्किल हो जाए। आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। मतलब 2 छात्र 20 किलोग्राम के हैं तो मैंने मान लिया ओवरऑल सभी छात्रों का औसत 20 है। अब जितना वेट एक्स्ट्रा होगा वो हमें ऐड करना है। अब देखिए कितना छात्र ज्यादा है? एक लड़के का 20। एक लड़के का कितना ज्यादा? कैसे? कितने लड़के हैं? 8। कितने लड़के हैं? 8। अब बताओ ये जो 20 किलोग्राम एक लड़के का और 8 लड़के, इनका सबका वेट कितने लोगों में बट जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो कितना? 10। आप जोड़ दीजिए 10, कितना हो जाएगा? तो ये 20 और 8 दूनी 16। तो इसका मतलब है सभी छात्रों का औसत कितना होगा? फिर 36। ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर है? अगर यही नंबर अगर कठिन लिख दिए जैसे आपके इस सवाल में लिखे हुए हैं, ये जो नंबर्स हैं इनका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो थोड़ा आपको क्या लगेगा? समय लगेगा। ठीक है, उस समय से अगर बचना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और आज की स्लाइड का ये अंतिम सवाल होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। तो आप इस सेशन को एंजॉय तो कर ही रहे होंगे, तो अपने इस सेशन को आप लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने आपको कई बार बताया है, यह सेशन आप उन दोस्तों को जरूर भेजें जो गणित में बहुत कमजोर हैं और जो एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। देख लीजिएगा, अगला सवाल है, क्या लिखा हुआ है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% और 25% की दो क्रमिक छूट पर बेचता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आप फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते। बताइए अंकित मूल्य कितना है? 2000। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है तो छूट किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 20%। अगर कोई व्यक्ति 20% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब है 80% कमा रहा होगा। क्लियर है? और फिर कितना डिस्काउंट दे रहा है? 25%। तो उसे मिल कितना रहा होगा फिर? 25%। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, तो ये सभी जीरो खत्म हो जाएंगे। आप गुणा कराएंगे 75 अट्ठे 600, तो 2 गुणा 600 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1200। अगर यह सवाल आप फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है देखिए ध्यान से, फ्रैक्शन से करना सीखते हैं। फ्रैक्शन से मैं आपको बता देता हूं इस सवाल को थोड़ा, तो समझ लीजिए। चलिए यही बता देता हूं, पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए ध्यान से, 20%, आप बताओ 20% जो होता है उसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। डिस्काउंट है, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु कितने में दी होगी उसने? 4 में। 5 रुपए की वस्तु कितने में दी होगी? 4 में। अगला डिस्काउंट कितना है? 25%। आप बताएंगे 25% कितना होता है? 25% कितना होता है? 1/4। मतलब 4 रुपए की वस्तु आपको कितने में दी होगी? 3 में। सॉल्व कर लेंगे, देखो 4 से 4 कैंसिल, मतलब 5 रुपए की वस्तु कितने में? 3 में। तो 5 का मान कितना है? 5 का मान कितना है? 2000। 5 चौको 20, तो 1 का मान 400, तो 3 का मान कितना हो जाएगा आपका? 1200। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।